नमस्कार साथियों, मैं अनुकूल द्विवेदी एक बार फिर हाजिर हूं आपके समक्ष लेकर शिक्षण जैसा एक महत्वपूर्ण विषय जो हम देखने जा रहे हैं। जेआरएफ, नेट और विभिन्न राज्यों में जो योग्यता परीक्षण परीक्षाएं होती है, जिसे हम सेट या स्लेट कहते हैं, तो इनका एक बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट है टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभियोग्यता। तो इसके मातहत हम आज इसके परिचय और इसकी परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे, जो कि एक बहुत छोटा सा वीडियो है। मैं चाहूँगा कि आप पूरा ये वीडियो देखें और पूरा देखने के बाद ही इस वीडियो से आप हटें, तभी मेरा मेहनत सफल होगा। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं हम शिक्षण के विषय में। शिक्षण जो कि एक सामाजिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। इट्स अ सोशल प्रोसेस। ठीक है साथियों, अब ये सामाजिक प्रक्रिया इसे हम क्यों कहते हैं? क्योंकि शिक्षण समाज के विकास के लिए है। शिक्षण किसके लिए है? समाज के विकास के लिए, समाज के अनुसार है। जैसे समाज को अपेक्षा है शिक्षण उसी प्रकार की होती है, जैसा हमारा सोसाइटी एक्सपेक्ट करता है, ठीक उसी प्रकार से शिक्षण की प्रक्रिया कराई जाती है। तो हम ये बिल्कुल साफ तौर पे जान सकते हैं कि समाज के जो भी घटक हैं, जो भी हमारे सोशल फैक्टर्स हैं, जो सोशल कंपोनेंट्स हैं, जैसे हमारे समाज की संस्कृति हो गई, हमारे समाज की परंपराएं हो गई, हमारे समाज के जो भी घटक हैं, मानवीय घटक हैं, वो सारे के सारे जो भी ह्यूमन फैक्टर्स हैं, वो सारे के सारे शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। समाज के सारे घटक, चाहे वो समाज की संस्कृति हो, कल्चर हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो शासन पद्धति हो, चाहे वो हमारे समाज का मानवीय घटक हो। मानवीय घटक, ये सारे के सारे और भी जो घटक हों, चाहे वो संस्कृति के साथ हमारी परंपराएं या जो भी चीज़ें हों, समाज की जो भी घटक हैं, वो सारी की सारी परिवर्तनशील हैं। खास तौर पे मानवीय घटक, शासन की पद्धति, वहाँ की राजनीतिक स्थिति, ये सब कुछ जो है परिवर्तनशील घटक है। और जब समाज के ये घटक शिक्षण को प्रभावित करते हैं, तो अपने प्रकृति में परिवर्तन के अनुसार वो हमारी शिक्षण की प्रक्रिया को भी परिवर्तित कर रहे होते हैं। हालांकि विद्वानों ने इस परिवर्तनशील घटकों के ये जो वेरिएबल कंपोनेंट्स है, वेरिएबल फीचर्स हैं, इनके बावजूद शिक्षण की एक पर्टिकुलर एक इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, इसका एक निश्चित परिभाषा देने की कोशिश की। हालांकि हम देखें तो इन परिभाषाओं में भी बहुत विविधताएं हैं। अगर इनकी परिभाषाओं के बारे में हम बात करें साथियों, तो चूंकि एक परिवर्तनशील घटकों से प्रभावित होने के कारण, जो वेरिएबल कंपोनेंट्स हैं उनसे इफेक्टेड होने के कारण, हमारा जो टीचिंग प्रोसेस है, जो शिक्षण की प्रक्रिया है, ये हमेशा बदलती रहती है। तो यहां पर इसकी एक निश्चित परिभाषा दे पाना कठिन था, क्योंकि जैसी शासन पद्धति होगी, जहां शासन पद्धति में परिवर्तन होगा, वहां शिक्षण की पद्धति में परिवर्तन होगा। जहां राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन होगा, वहां शिक्षण की पद्धति में परिवर्तन होगा। जहां की जैसी संस्कृति होगी, वैसी शिक्षण से अपेक्षाएं होंगी, तो उस अपेक्षा के अनुरूप, उसके अनुकूल, उसके अकॉर्डिंगली, उस एक्सपेक्टेशन के आपका टीचिंग प्रोसेस होगा। मानवीय घटकों का परिवर्तन, ये तो पूर्ण रूपेण परिवर्तनशील वेरिएबल कंपोनेंट है, ह्यूमन फैक्टर्स। तो यहां पर हम ये एक चीज देख पाते हैं कि इसकी एक निश्चित परिभाषा दे पाना कठिन है। लेकिन चाहे कोई भी स्थान हो, भले परिवर्तनशील राजनीतिक स्थिति की बात की जाए, शासन पद्धति की भी बात की जाए, मानवीय घटक की बात की जाए, तीन ऐसी चीजें हैं जो शिक्षण में कभी परिवर्तित नहीं होती। हम उन्हें शिक्षण के घटक कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? हम टीचिंग कंपोनेंट्स कहते हैं। उन कंपोनेंट्स के बिना, उन घटकों के बिना शिक्षण असंभव है। चाहे वो कोई भी स्थान हो, मान लीजिए भारत की राजनीतिक स्थिति अलग है, भारत की शासन पद्धति अलग है, चाइना की शासन पद्धति अलग है,
तो इस अनुसार वहां की अपनी अपनी शिक्षण व्यवस्थाएं हैं। उत्तर कोरिया की शासन पद्धति अलग है, अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो अलग है। तो हर स्थान के अनुसार, वहाँ की संस्कृति के अनुसार, कल्चर के अनुसार शिक्षण की जो प्रक्रिया है, शिक्षण जो है वो विविधतापूर्ण विषय बन जाता है। लेकिन स्थान कोई भी हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, उत्तर कोरिया हो या भारत हो, या हमारे ही समाज में जो विविधताएं हो, किसी भी समाज में जो शिक्षण पद्धति है उसके 3 मौलिक घटक होते हैं। देयर इज थ्री बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग प्रोसेस। तो वो जो हमारे 3 नितांत आवश्यक घटक हैं शिक्षण के, वो हम देखें। एक तो है शिक्षक, दूसरा है पाठ्यक्रम, और तीसरा है छात्र। टीचर, स्टूडेंट एंड क्या हो गया आपका सिलेबस। तो ये 3 घटक होना परम आवश्यक है। बाकी चीजें कुछ भी हो, कैसी भी हो, चल जाएंगी। लेकिन अगर इन तीनों में से एक भी एब्सेंट है, एक भी अगर नदारत है, चाहे वो शिक्षक, मान लीजिए आप मेरे पास पढ़ने आ रहे हैं तो मैं शिक्षक हो जाऊंगा, आप छात्र हो जाएंगे, हमारा एक क्या हो जाएगा, सिलेबस हो जाएगा। क्योंकि आप अपना एक उद्देश्य लेकर पढ़ने आएंगे और उस उद्देश्य का एक प्रॉपर, चाहे आप नेट निकालने की बात करें, यूपीएससी की बात करें, पीएससी की बात करें, या किसी भी ज्ञानात्मक विषय पर अगर आप मिलने आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमारे बीच एक निश्चित पाठ्यक्रम होगा। आप होंगे ही और हम होंगे ही। तो जब हम मिलकर बैठेंगे 3 यार, तब क्या होगा, यहां पर शिक्षण की प्रक्रिया जो है वो मानी जाएगी। लेकिन अगर इन तीनों में से, अच्छा देखिए, जो तीनों में से एक भी अगर ना हो तो शिक्षण की प्रक्रिया असंभव है। अब जो जैसे आजकल अदर कंपोनेंट्स हो गए, मान लीजिए जैसे बहुत सारे टीचिंग एड्स है, पहले तो पेड़ के नीचे बैठकर, अगर ये 3 चीजें हैं तो पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़ाइयाँ हो जाया करती थी, बड़े बड़े विद्वान निकल जाते थे। लेकिन आजकल जो बड़े बड़े महल और मॉल जैसे भवन बन रहे हैं उसके अंदर शिक्षण होना आवश्यक है। तो देखिए, वो हो मत हो, जो अदर एड्स हैं वो हो मत हो, भवन हो मत हो, लेकिन अगर ये 3 चीज़ों में से एक भी मिसिंग है तो आप मान करके चलिए शिक्षण नहीं हो सकता है। तो चाहे कोई भी स्थान हो, कोई भी शासन पद्धति हो, कोई भी सोशल कंपोनेंट्स हो, अगर उनके बिना काम चल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इन तीनों में से कोई भी एक नहीं है तो शिक्षण नहीं हो सकता। तो इसी आधार पर हमारे कई विद्वानों ने शिक्षण की कई परिभाषाएं भी दी हैं। आइए थोड़ा उन पे गौर फरमाते हैं। स्वामी विवेकानंद जो कहते हैं, मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मतलब आपके व्यक्तित्व को, आपके आत्मिक ज्ञान को पहले से ही क्या माना है, स्वामी विवेकानंद ने पूर्ण माना है। और उस पूर्णता को अभिव्यक्त करना मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है कि मटेरियल आपके अंदर है, आपको बस तराशने की आवश्यकता है। विवेकानंद का कहना यह है। तो मान लीजिए कई बार होता है नेट सेट जेआरएफ के एग्जाम में जनरली पूछ लिया जाता है परिभाषा देकर के, परिभाषा को देने वाले का नाम, ठीक है, कि ये डेफिनेशन किसका है। तो ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे कि स्वामी विवेकानंद अंतर्निहित पूर्णता, सिर्फ क्या याद करना है हमको, स्वामी विवेकानंद अंतर्निहित पूर्णता, हर परिभाषा का एक कीवर्ड बना लीजिए और उस कीवर्ड को उस परिभाषा का जो देने वाला व्यक्ति है, जिसकी वो वैचारिक अभिव्यक्ति है जिसके परिभाषा की, तो आप उस व्यक्ति के साथ उस कीवर्ड का नाम जोड़ लें। अब विवेकानंद के साथ क्या जोड़ेंगे, अंतर्निहित पूर्णता। क्या जोड़ेंगे, अंतर्निहित पूर्णता। और वो चीज जो है आपको याद हो जाएगी, हमेशा के लिए परिभाषा नहीं रटना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे गांधी जी की परिभाषा हम थोड़ा देखें। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य के शारीरिक, मस्तिष्क या आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। मतलब महात्मा गांधी क्या बोलते हैं कि जो शिक्षण है वह मनुष्य या व्यक्ति के, बालक के या मनुष्य के मस्तिष्क, आत्मा एवं शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा का सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास। सिर्फ वो ज्ञान की वृद्धि की बात नहीं करते हैं, वो शारीरिक पुष्टता, मस्तिष्क के उच्चतम स्वास्थ्य
और आत्मा यानी जो आपका अंतर्ज्ञान है वो भी साथ में डेवलप हो, तब जाकर के एक व्यक्ति का सर्वोत्तम और सर्वांगीण विकास हो सकता है। तो आप महात्मा गांधी के साथ क्या जोड़ ले? शारीरिक, मस्तिष्क एवं आत्मा का सर्वांगीण विकास। शारीरिक, मस्तिष्क एवं आत्मा का सर्वांगीण विकास, ये आप महात्मा गांधी के साथ जोड़ लें। वहीं गेज के अनुसार अगर देखें, शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। तो व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किसका हो गया? सिर्फ कीवर्ड आप बना लीजिए, व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन गेज, व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन गेज, व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन गेज। तो सिर्फ कीवर्ड को आप जोड़ते जाएं। इस प्रकार से एडमंड एमिडोन, मॉरिसन्स, ऐसे बहुत सारे जो फिलोसफर्स हैं उनके डेफिनेशंस हैं, सो आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। बस आप क्या करें कि उनके कीवर्ड्स याद कर लें और चीजें हो जाएंगी। रियांस की बात करें तो वे कहते हैं दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देना, दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देना एवं अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की क्रिया को शिक्षण कहा जाता है। दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देना एवं अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की क्रिया को शिक्षण कहा जाता है, ये कहते हैं रियांस। तो यहां पे हम देख लें, जो दिशा निर्देश एवं निर्देशित करने वाली जो बात हो रही है वो क्या बोल रहे हैं? रियांस दे रहे हैं वो डेफिनेशन। जिस डेफिनेशन के कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? दिशा निर्देश, सीखने के लिए दिशा निर्देश, सीखने के लिए दिशा निर्देश, सीखने के लिए दिशा निर्देश एवं निर्देशन जैसे जो शब्द हैं वो किनसे जुड़े हुए हैं? रियांस से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे, लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा परिभाषाएं हैं जिन्हें कभी ना कभी नेट के एग्जाम में स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, गेज, रियांस, ये तो वो डेफिनेशंस हैं जो आ चुके हैं। तो मैंने इनका एग्जाम्पल लिया, लेकिन इनसे भी कहीं ज़्यादा, लगभग 1 दर्जन ऐसे राइटर्स हैं, ऐसे फिलोसफर्स हैं। आपको और भी कुछ याद करने पड़ेंगे। मान लीजिए जैसे टैगोर के अनुसार या एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार जो शिक्षा की परिभाषा है, तो वो सारा का सारा आप याद कर लीजिएगा, जो भी फेमस फिलोसफर्स हैं। तो उसके अनुसार अपन क्या करेंगे, उनका एक एक आप कीवर्ड बना लीजिए अपनी सुविधा के अनुसार और उनको याद कर लीजिए। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगली वीडियो में मैं लेकर आऊंगा आपके लिए शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएं। क्या लेकर आऊंगा? शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएं। तब तक के लिए जय हिंद।